वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। को शुरू करने से पहले मैं इसके पर्पस को क्लियर कर देता हूँ। हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम 2023 में भी जो यूपीएससी का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, इस पे डिस्कस करेंगे कि ये पेपर क्या सच में इतना डिफिकल्ट था, अनप्रिडिक्टेबल था। उसके बाद हम 2023 में जो चीज़ें हमने सीखी हैं, इस प्रीलिम्स में जो चीज़ें हुई हैं, जो एक्सपीरियंस, जो ऑब्जर्वेशन आए हैं, उनसे हमने क्या की लर्निंग्स ली, ठीक है। और उसके बाद हम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें उनको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी में क्या कुछ मेजर चेंजेस आने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो है कि इस बार जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखा गया। जनरली एंशिएंट हिस्ट्री लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि आरओआई उसमें अच्छा नहीं निकलता है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, काफ़ी ज़्यादा रोट मेमोराइजेशन वाली चीज़ है, याद करनी पड़ती है। आप कितनी भी रीडिंग लगा लीजिए, कोई भरोसा नहीं है कि आप जितना पढ़ के जा रहे हैं उससे आप ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन निकाल पाएँ, ठीक है। जो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री है उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक डिफ़िकल्ट सेक्शंस बनाता है एग्ज़ाम को, ठीक है। और आपका जो सल्तनत है, मुग़ल पीरियड है, इसको काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर दिया गया है। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते थे लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए। ये पहली ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है लेकिन इस बार यहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चंस आए हैं जैसा पहले सालों में आते थे। ये एक अच्छा सेक्शन माना जाता है क्योंकि इसमें तैयारी आसान है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। एक तो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, उसके बाद इसको पढ़ना भी उतना मुश्किल नहीं है जितना आपका आर्ट एंड कल्चर मुश्किल है, जितना मुश्किल आपका आर्ट एंड हिस्ट्री है, ठीक है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। तो वो चीज़ें पढ़नी थोड़ी चैलेंजिंग होती है, ज़्यादा रिलेटेबल नहीं होता है। मॉडर्न हिस्ट्री से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं बट क्वेश्चंस कम थे इस बार, ठीक है। साइंस टेक की बात यदि की जाए तो साइंस टेक में स्पेस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये कुछ सेक्शन थे। ये सारे 27-28 क्वेश्चन के आसपास थे। जोग्राफी में इस बार अच्छा खासा जम था, लगभग 16 क्वेश्चन आए। करंट अफेयर में करीब 13 क्वेश्चन थे, जहाँ पे करंट अफेयर मिक्स भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्योर करंट अफेयर के होते हैं, कुछ अलग अलग डोमेन से डराइव होते हैं जिनको हम करंट अफेयर में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद इकॉनमी पॉलिटी तो एवरग्रीन एरिया है, ठीक है। ये सेक्शन ऐसा है कि यहाँ के क्वेश्चन तो आप नहीं बना रहे तो वैसे ही फिर आप समझ लीजिए इससे बाहर ही हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको बनाने ही बनाने हैं, है ना। तो ये एज यूजुअल जैसा आता है वैसे है। गवर्नमेंट स्कीम में भी एक वैसा चेंज था कि बहुत पढ़ के जाते हैं बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए, एक मेजर आउटलाइन है कि 2023 का सीएससी था कैसा, ठीक है। बट इसके बाद बहुत चीज़ें आई, बहुत लोगों को पेपर मुश्किल लगा, बहुत ऐसी थीम से पेपर बना है जहाँ पे लोग नहीं पढ़ते हैं, वो चीज़ें किसी ने पढ़ी नहीं होती, वहाँ से पेपर बन गया। तो वहाँ से हम एक और व्यू निकाल सकते हैं और थोड़ा सा इन डेप्थ यदि एनालिसिस करेंगे तो और क्या बातें निकल के आती है सामने, उन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, स्पेस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ के जो क्वेश्चंस थे वो आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट थे। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे लेकिन ज्योग्राफी, साइंस टेक, स्पेस, एनवायरनमेंट जो था, यदि आप पढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एलिमिनेशन वगैरह कुछ लग रहा है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कोर नॉलेज आपकी है वो काम करेगी। जो आपकी कोर नॉलेज, आपने जो रिपीटेशन लगाए हैं, जो आपने रिवीजन लगाई है, वो यहाँ काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि ज्योग्राफी बन ही नहीं रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साइंस टेक बनेगा, स्पेस, एनवायरनमेंट बनेगा, मतलब ये आप बना सकते हैं यदि आपने पढ़ा है सही से। कुछ क्वेश्चन नो डाउट डिफिकल्ट है। यदि दूसरे पार्ट की बात करी जाए जिसमें आपका एंशिएंट है, मिडिवल है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म के कुछ एरिया के सवाल है, ये नो डाउट बहुत डिफिकल्ट थे। यहाँ पर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कोर नॉलेज यदि बहुत स्ट्रांग है, आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल श्योर शॉट आपको मालूम है, आप तभी मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव ही लगनी है। जितना 2023 के पेपर को देख के अच्छे से समझ में आता है कि ये सेक्शन नो डाउट काफ़ी डिफिकल्ट है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए, इसीलिए ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जिस एरिया से आए हैं वहाँ पर अटैम्प्ट भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं लोगों के। यही रीज़न रहा है कि काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, काफ़ी कम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लोगों ने अटैम्प्ट किए, है ना। तो ये एक मेजर ओवरव्यू था। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन क्या क्या देख सकते हैं, जो एक कह सकते हो आप मेजर चेंजेस आए हैं, जो लोगों को लगा कि हाँ पेपर मुश्किल क्यों है। वो मुश्किल, देखिए, एक ऐसी चीज़ है ना कि वो एक वेग शब्द है, हमें मुश्किल को डिकोड करना पड़ेगा। एज ए एस्पिरेंट यदि आप इस चीज़ को अच्छे से लिख के नहीं समझेंगे ना कि मुश्किल मतलब क्या, तो आपको बहुत इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन बिठानी पड़ेगी पेपर के अंदर, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें थी और इनको आपको कैसे काउंटर करना है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, पिछली बार एक अच्छा आइडिया दिया था, एक 4, 5, 6, 8 क्वेश्चन यूपीएससी ने देके हमको एक बार एक अवेयरनेस दे दी थी कि हम इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। अब एक टाइप है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रू, ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ पेयर टाइप के क्वेश्चन की, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ठीक है, इस तरह के सवाल। तो ये टाइप पहले पूछा गया है लास्ट ईयर, लेकिन 7-8 सवाल ही आए थे। इस बार करीब करीब 48-49 क्वेश्चन यहीं से आ गए। अब आप समझ रहे हैं 48-49 क्वेश्चन आएगा, लगभग पेपर जो है 50% पेपर तो आपका इस टाइप का ही आ गया। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी एलिमिनेशन बिठा पाएंगे। देखिए, अब ये टाइप में एक फ़ायदा है। एक फ़ायदा क्या है, यदि आप थोड़ा ध्यान से देख पाएँ, मान लीजिए आंसर ओनली 2 करेक्ट है, मान लेते हैं ओनली 2 करेक्ट है, ठीक है, आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए ये वाला जो है ऑप्शन गलत है, ये और ये सही है, बट आपका ओनली 2 तो तभी सही है,
इस जगह पे ये काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि एलिमिनेशन जैसा कुछ भी डायरेक्ट नहीं लग रहा है। हाँ, एक साइड जुगाड़ लग रहा है, लेकिन वो उतना काम नहीं आएगा। उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से कोर नॉलेज होनी पड़ेगी। यदि कोर नॉलेज नहीं है तो आप इसको बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ से एकदम साफ सीखने को मिल रहा है कि जो टाइप था अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टाइप था। लास्ट ईयर 7-8 क्वेश्चन आए थे, बट किसी को भी आइडिया नहीं था कि इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक शौक था सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये प्योरली क्या टेस्ट कर रहे हैं? नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। साफ दिख रहा है। यहाँ पर आप कहाँ से एलिमिनेशन लगा देंगे बताइए? ऐसा हो सकता है कि आपको ये पता है तो आप ये रिड्यूस कर लेंगे, ये पता है तो ये रिड्यूस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको क्लियरली पता होना चाहिए स्टेटमेंट। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपने ये दोनों को सही माना, आंसर हो सकता है ये दोनों का सही हो, ये पॉसिबल है। तब भी आपका ओनली 2 ही करेक्ट होगा, है ना। ओनली 2 में आपने 2-3 सोचा, एग्जामिनर हो सकता हो जो बनाया है वो 1-2 मान के चल रहा था, तो ओनली 2 उसका भी है, ओनली 2 आपका भी है। ऑप्शन अलग हो सकते हैं, वो एक रैंडम गेस हो सकता है, लेकिन आप उसके बेसिस पे आंसर को मार्क नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको नॉलेज होनी ही पड़ेगी। नॉलेज यदि नहीं है तो आप इसको मार रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा फेटल हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे एलिमिनेशन लगभग क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेशन नहीं लगा सकते आप। ठीक है, और ऐसे करीब करीब 48-49 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है वो एसर्शन रीज़न का है। यूपीएससी के जो पुराने पेपर यदि आप उठाएंगे 2010, 2008, 2007, जो 2013 का बेसिकली पहले का पैटर्न है, उसमें एसर्शन रीज़न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे। इवन 90s में भी एसर्शन रीज़न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन अभी पिछले 5-8 सालों में एसर्शन रीज़न नहीं पूछा जाता था। लेकिन इस बार बहुत मेजर चेंज देखा गया कि लगभग 18 क्वेश्चन तो एसर्शन रीज़न के थे। अब आपको क्या लगता है एसर्शन रीज़न में आप बहुत ज़्यादा जुगाड़ बैठा पाएंगे? नहीं बैठा पाएंगे भाई। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट यदि आपको आते हैं, कॉन्सेप्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो ही आप एसेशन रीज़न बना पाएंगे। एसेशन रीज़न को डायरेक्टली एलिमिनेट करना बहुत चैलेंजिंग काम है ना। यदि आप कर रहे हैं तो वो बहुत एक रिस्क का काम है। लोगों ने किया है, लोगों का ठीक भी हुआ होगा, लेकिन वो आप मत करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको आप फंस सकते हैं। ठीक है, ये बात समझनी पड़ेगी। सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड करीब 28 क्वेश्चन थे। मल्टीपल स्टेटमेंट भी एक नया टाइप है। नया टाइप तो आप नहीं कह सकते, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत सारे दे रखे हैं, इनको पढ़ना, इनको फिर समझना कि कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा नहीं। अब टाइप तो ये वैसे ही है 1, 2 बोथ 1, है ना, ये पहले से आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। एक ऑप्शन जो है उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के लगभग 5 क्वेश्चन है, बट फिर भी ये ऊपर वाले टाइप से आसान है। यहाँ पे आप फिर भी थोड़ा बहुत एलिमिनेशन या थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज को यहाँ पे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर भी पॉसिबल है, बट इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। तो आप समझ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एलिमिनेशन से बन भी सकते हैं वो नंबर बहुत कम है। जहाँ एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं लगेगा, जैसे आपका ये वाला टाइप, ठीक है, ओनली 1, ओनली 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसलिए पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग बन गया। और कहीं पर यदि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आए हैं जैसे सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड, तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ऑप्शन ने ही क्वेश्चन को चैलेंजिंग बना दिया। आप ऑप्शन से ही नहीं पकड़ पाएंगे कि आप लगेगा ए है बट सी ऑप्शन है। ठीक है, वो चैलेंजिंग है। वो पूरा पेपर ही ऐसा फ्रेम किया गया है कि जो क्वेश्चन नंबर में जाता है उसको डिफिकल्ट कर दिया जाए, जहाँ पे कम है वहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ पूरी डायनेमिक्स बनाई गई है ना। तो कुछ चीज़ें जो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो एक लर्निंग आपको समझनी चाहिए कि हाँ क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस पेपर को थोड़ा सा चैलेंजिंग बना रही है। एक पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी किसी सब्जेक्ट को नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। यदि आपने इग्नोर किया है तो यूपीएससी पेपर आपको इग्नोर कर देगा पूरा। और ये वाला पेपर देखकर 2023 का अच्छों को ये बात समझ में आ गई कि बिल्कुल यहाँ पर दिमाग ऐसे नहीं चलाना है कि मैं कुछ छोड़ दे रहा हूँ, है ना, कि मैं ये स्किप कर दे रहा हूँ, ये स्किप करके काम हो जाएगा, इसमें मैं देख लिया कि हाँ इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं छोड़ सकता हूँ। नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पीवाईक्यू समझना पड़ेगा, उसमें इंडेप्थ बैठाना पड़ेगा चीज़ें। फिर भी क्या पूरी गारंटी वहाँ से बना लोगे आप? नहीं। आप समझ रहे हो, पूरा पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं कि सब कुछ बन जाएगा वहाँ पे। ये इस पेपर को देख के क्लियरली पता चल रहा है, यदि आप ऑनेस्टली पूछेंगे तो, है ना। कोई आपको यदि ऐसा भ्रम दे रहा है कि नहीं नहीं यहाँ से भी इतना पढ़ लो तो सब कुछ हो सकता है, नहीं सब कुछ तो नहीं हो सकता। चीज़ें चैलेंजिंग हैं, नो डाउट बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आप उस पर नहीं काम कर सकते हैं कि यूपीएससी क्या सोच रही है। आप ये कर सकते हैं कि आपको क्या की टेक अवे मिल रहे हैं और उस पर आप कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी कॉस्ट पर नहीं कर सकते। और ये जो बातें होती है ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पेपर के बाद ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि सिलेबस में मेंशन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, साफ बात है, ये एकदम क्लियरली रखिए दिमाग में अपने। अब यदि पेपर 2023 का है, ये वाला जो हुआ है, या आप कोई भी पेपर आगे का उठा लीजिए, चाहे वो 24, चाहे 25, चाहे 26, है ना। एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही आपको बचा सकता है इस तैयारी में। यदि आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम प्री के लिए अलग पढ़ लें, मेंस के लिए अलग पढ़ लें, ये पेपर आप देख लीजिए। पहले तो नहीं बोला जाता था कि प्री लक बेस्ड है, बट ये पेपर क्लियरली आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर भी लक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। देखिए इतने सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट में, इतना डिफिकल्ट पेपर होने के बाद भी। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि कोर नॉलेज ही सब कुछ है? नहीं है कोर नॉलेज बहुत कुछ। आप इतना कुछ पढ़ के जाइए, रिवीजन करके जाइए, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक करके जाइए, तब भी कितने सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत बिल्कुल आउट ऑफ डोमेन पूछे गए हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉलोनियल एरा का पेपर बन गया है, दिखाने के लिए कि हाँ ये वाले पेपर तो इन बच्चों से बनेंगे ही नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत एडवर्स सिचुएशंस में हैं,
उनके पास नहीं थी कि बहुत अच्छी जगह पे उनका एक्सपोजर हो, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में वो पढ़े हो, उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो। ऐसे बच्चे तो बिल्कुल ही कट गए इस रेस में, है ना। इस बार ये साफ साफ दिख रहा है इस पेपर को देख के, यदि आप ऑनेस्टली देखेंगे खुद से। तो सबसे पहली बात समझनी है कि कोई सेपरेट यहाँ पे प्री मेंस नहीं है, आपको इंटीग्रेटेड ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके प्रीलिम्स का जो ऑप्शन एलिमिनेशन कह लीजिए, ऑप्शन को समझना कह लीजिए, या आपको क्वेश्चन को क्रैक करना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो आपका मेंस की अंडरस्टैंडिंग के बिना, मेंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बिना आप ये नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर कट है, कोई सेपरेट प्री मेंस पहले भी नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम क्लियरली समझिए, है ना। कुछ बातें यूपीएससी ने एकदम क्लियर कर ली है कि आपको कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक, कोई ऑनलाइन आपको बोल रहा है कि ये कर लो वो कर लो, कोई लास्ट 50 पेज में यहाँ से आ जाएगा, 100 पेज में यहाँ से आ जाएगा, बेस्ट 400, बेस्ट 300, ये जो चीज़ें चलती हैं ना, ये चीज़ों से आपको बिल्कुल बच के रहना है। कोई शॉर्टकट देखिए, कोई ट्रिक कुछ नहीं काम आएगा। जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनसे तो चीज़ें बनी नहीं, ये शॉर्टकट ट्रिक कहाँ से काम आ जाएगी, है ना। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे रखना है कि इस स्टेज पर यदि चीज़ें करनी है तो आपको बोलते हैं ना, एक टर्म होता है घिस्सू, तो वो घिस्सू बनना पड़ेगा। यहाँ पे कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं काम आएगी। स्मार्ट आपको होना है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं। हार्ड वर्क कैसे करना है, इसमें स्मार्टनेस दिखानी है, हार्ड वर्क को एलिमिनेट नहीं करना है। ये स्मार्टनेस की नई डेफिनेशन आ जाती है थोड़ी लोगों की, है ना, कि हार्ड वर्क कम करना मतलब स्मार्टनेस नहीं। हार्ड वर्क करना है, उसको स्मार्टली कैसे करना ही देखना पड़ेगा। तो काम तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। आप यहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि कोई हवाबाजी काम करेगी। देखिए कोई हवाबाजी काम नहीं करी, पेपर में अच्छे चुके छक्के छूट गए पेपर में, है ना। तो यहाँ पे आपको लगना पड़ेगा। अब देखिए प्रीलिम्स में मैंने वही बताया ऊपर कि काफ़ी सारा गेम लक का हो गया है ना। यहाँ पे चीज़ें पढ़ने के बाद भी यहाँ पे लक इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस लक के फैक्टर को आप कैसे थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं, थोड़ा कैसे मैनेजेबल बना सकते हैं कि आपकी कोर नॉलेज तो काम करेगी और लक भी मैनेजेबल होता है ना। लक इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपकी गाइडेंस क्या है, आपने मेंटरशिप कैसे ली है, आपने समझा कैसे है, ठीक है। तो या तो सेल्फ मेंटरिंग कर सकते हैं, आपको इतनी नॉलेज है, आपने सब कुछ समझ रखा है, आपने ये काम खुद से कर रखा है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको कोई यदि प्रॉपरली गाइड दे कर रहा है, प्रॉपरली मेंटर कर रहा है, तो वो काम आप तब भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सही मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, सही चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, सही चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आपके चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। गारंटी तब भी कुछ नहीं है, यूपीएससी में गारंटी जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सीसेट का पेपर बिल्कुल है, जो लोग जीएस का पेपर दे के सीसेट देने बैठे हैं उनको लगा सकते हो जीएस थोड़ा सेवियर हो, ठीक है। सीसेट का पेपर सेकंड पेपर थोड़ा सेवियर हो, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो भी बहुत बिल्कुल ही रूट पेपर आया, ठीक है। 2013 के बाद कोई सीसेट पेपर ऐसा नहीं है जो मैं कह सकता हूँ कि 2023 के बिल्कुल भी आगे पीछे भी हो, ठीक है। इन्होंने लगभग कुछ क्वेश्चन कैट लेवल के पूछे हैं, जो क्लास 10th में रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के नाम पे इन्होंने पूछ लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लेवल बहुत अच्छा खासा था, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो। यदि कोई ऐसा है जो बैचलर्स किया है, जिसने बैचलर्स में आर्ट लिए बेसिकली, ठीक है, बैचलर्स में उन्होंने आर्ट लिए, उसको बहुत दिक्कत है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। जो लोग आईआईटी वगैरह से भी थे उन तक को दिक्कत हो गई है, जिनका कहा जाता है कि हाँ उनका मेंटल एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छा है क्वांट में, उनसे भी दिक्कत हुई है, उनको भी नहीं बन रहे हैं सवाल, है ना। लोगों के 80 नंबर लाने में भी एकदम अच्छे से हालत ख़राब हो गई है। तो देखिए कह सकते हैं कि पेपर, दोनों ही पेपर इस तरीके से सेट हुए थे कि उन्होंने बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू कर दिया कि हाँ, जो मार्केट में कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल प्रेवलेंट हो रखी थी ना, कि आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे शॉर्टकट है, समरी है, बेस्ट 400 कर लीजिए, आखिरी टाइम पे कोई मैराथन कर लीजिए, और ये इस तरह के मेरे पास कोई बहुत ब्रह्मास्त्र है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र क्लासेस चल रही हैं। देखिए कुछ काम नहीं आता है, यहाँ पे आपको बैठ के घिसना ही पड़ेगा और कुछ यहाँ पे काम आएगा नहीं। आप ये पेपर पूरा पलट के देख लीजिए, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोई कोचिंग है, एलिमिनेशन एक्सपर्ट बहुत सारे लोग हो गए थे मार्केट में, ठीक है। 2023 का पेपर देखने के बाद आपको बिल्कुल यदि समझना है ना कि क्या जेन्युइन है क्या जेन्युइन नहीं है, आप बस ये देख लीजिए 2023 के बाद यदि कोई आपको दिख जाए ये प्रेडिक्ट करते हुए कि पेपर में ये सो एंड सो क्वेश्चन है जो हमारे एक्सवाइजेड प्रोग्राम से आया है, कोई हमारी लाइव बैच है, वीडियो क्लासेस है, वहाँ से आया, बस देखिए एक ही एडवाइस है, साफ सीधी बात, बिल्कुल सीधा बोलूँगा, भाई भाग लो वहाँ से एकदम साफ साफ, ठीक है। नहीं भागोगे तो फिर वही होने वाला जो 23 में कट गया, 24 में भी कट जाएगा, क्योंकि यूपीएससी अपने स्टैंडर्ड को नीचे करने वाली नहीं है, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री चलती रहेगी, है ना। आपको कोई सही गाइड कर रहा है, आप खुद को गाइड कर रहे हो, आप सेल्फ मेंटरिंग कर सकते हो, आगे बढ़ो। आपको कोई सही गाइड कर रहा है, सही मेंटर कर रहा है, आप आगे बढ़ो, सिंपल। लेकिन आपको कोई उल्टी सीधी बातें बता रहा है कि ये चीज़ें एकदम एनफ है, सीधे यहीं से आ जाएगा, एक्सवाइजेड प्रोग्राम से फंसा है, ये सब फालतू बातें हैं। देखिए कुछ नहीं कहीं से आता है ना। यूपीएससी को कोई प्रेडिक्ट कर नहीं पाया, ना पहले कर पाया था, अब 23 को देखने के बाद बिल्कुल गार्ड बांध दीजिए, ना कोई कभी कर पाएगा, है ना। तो हमको बिल्कुल रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे चीज़ें करनी है जो पॉसिबल है। अब क्या है, इतनी चीज़ें मैंने बोल दी, आप कह सकते हो कि सर तो एकदम नेगेटिव हो गए, मतलब अब तो लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगा, पेपर ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो वे फॉरवर्ड ऐसा सुनने में लग रहा है ना कि मतलब तो क्विट ही कर देना, क्या ज़रूरत है, इतना जब दिक्कत ही है, इतनी मुश्किल हो गया तो क्विट कर देते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं, क्विट नहीं करना है, ठीक है। ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए पेपर तो नहीं रुकने वाला, पेपर तो 23 में हुआ, 24 में होगा, और इस बार इतना मुश्किल पेपर मैं बता रहा हूँ, या चैलेंजिंग बता रहा हूँ, या बता रहा हूँ ऑब्जर्व करके ये चीज़ें हुई हैं, तो क्या लोग सेलेक्ट नहीं हुए, हज़ारों लोग तो फिर भी सेलेक्ट हुए। तो ये रूथलेसनेस है ना, ये सच्चाई है। मतलब इसको बिल्कुल एज इट इज़ आपको देखना पड़ेगा कि पेपर कुछ भी आ जाए, यहाँ पर वो 10,000, 8,000, 7,000 लोग बैठे हुए हैं जो हर बार कंसिस्टेंट एग्जाम निकालेंगे। ये आपको बैठना है दिमाग में कि यार पेपर कुछ भी आ रहा है, 10,000, 8,000 तो प्रिलिम्स पास ही कर रहा है ना, वो कट ऑफ ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, तो यदि वो 10,000 कर रहे हैं, इसका मतलब
फिर कट ऑफ कुछ भी हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पेपर कुछ भी बन रहा है, नंबर ऑफ जो पीपल सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें नंबर में ऊपर नीचे हो रहा है, बट फिल्म्स तो पास कर रहे हैं ना। इसका मतलब प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, प्रिपरेशन को करने का तरीका चेंज करना है। वो जो हमारे ढर्रे बैठ रखे हैं ना दिमाग में कि हम इस तरीके से कर लें, हम कुछ शॉर्टकट अपना लें, हम कुछ एक हैक पता कर लें, है ना। कुछ लोग थे, एक नया एक ट्रेंड चला था कि प्रिलिम्स का सोर्स ट्रेस हो रहा था। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें इस पर बनाई हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली अवेलेबल है। आप समझ रहे हैं ये कितना ज़्यादा टाइम बर्बादी है, घोर टाइम की बर्बादी है ना, कि आप प्रिलिम्स का सोर्स ट्रेस कर रहे हैं। इसको करने से अच्छा है कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड चीज़ें, उन्हें तरीके से कर लें, वही आपके हाथ में है। कोई ट्रेस वगैरह करके थोड़ा ना करवा पाएगा पेपर, ठीक है। तो यदि आपको लग रहा है कि अभी आपने पेपर दिया था, आपका पेपर ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है, आपने चीज़ें करी थी, आपने रिवीजन किया था, आपने बेसिक पढ़ा था, आपने स्टैंडर्ड पढ़ा था, ठीक है, सब कुछ पढ़ा था, आपने एनसीईआरटी भी किया था, फिर भी आपसे चीज़ें नहीं बनी, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यूपीएससी अपनी जगह ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको यूपीएससी के ऊपर उसके जो इतना सब चल रहा है, तो गॉसिप चल रही है ना, इस गॉसिप का पार्ट नहीं बनना है कि बहुत मुश्किल है और सिस्टम चेंज कर देना चाहिए, ये सब ख़राब है, सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली अपने आप पे पॉइंट डाउन करना है, बैठना है, लिखना है। एक एनालिसिस होती है, सिंपल एक स्टडी होती है, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ठीक है। आपको अपनी तैयारी के स्ट्रेंथ लिखने हैं, अपनी वीकनेसेस लिखनी है, आप कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे आपको डर है, कौन कौन से आपके बिल्कुल बॉटल नेक है, उन पे आपको काम करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझनी है कि PYQ को अभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, बिल्कुल लाइवली मैं बता देता हूँ। इस बार भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे पर्पज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये कुछ मेजर थीम्स है। नॉक्ट्रोनल एनिमल्स हो गए, ठीक है, अमरकंटक हिल, मनी बिल, पोर्ट, ये कुछ थीम्स है जिस पे क्वेश्चंस आए हैं। सेम थीम्स पे पहले भी सवाल आए हैं। इससे क्या दिख रहा है, क्या प्रीवियस ईयर बिल्कुल एलिमिनेट हो गया? नहीं, प्रीवियस ईयर मतलब जो तरीका है फ्रेम करने का यूपीएससी का, वो भले चेंज हो जाए थोड़ा, लेकिन वो जो थीम है जो उस पर पूछते आए हैं, यदि आप 15 साल 12 साल का थीम पकड़ के चल रहे हैं, उसको अच्छे से समझ रहे हैं, तो देखिए वो चीज़ें बेकार नहीं होती, वो काम करेंगी, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी XYZ वीडियो ऑनलाइन, चाहे वीडियो ऑफलाइन, कुछ भी हो, कहीं पे भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आपको लग रहा है कि क्लासेस वगैरह करके 6-8 घंटे की मैराथन करके आपका कुछ हो जाएगा, मैं आपको सिंपली सच बता दूं, बिल्कुल ROI कम है। यदि आप चाहें तो वो कर सकते हैं, बहुत लोगों ने किया है, उससे कुछ मिला विला है नहीं, ठीक है। एक आदत होती है ना हमारे अंदर कि हमको लगता है हमें बेस्ट कंटेंट मिल जाए, ठीक है, हम कंटेंट सीकर होते हैं, है ना। हम कलेक्टर का मतलब ही समझते हैं कि मटेरियल कलेक्ट करना है, ठीक है। हमें एनफ कंटेंट चाहिए होता है कि हमें XYZ कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ पेजेस दे दीजिए, हम यहाँ से पढ़ लें, 10 बार हमारे यहाँ से हो जाए। आप समझ रहे हैं, ये एग्ज़ाम की डिमांड ही बहुत डिफरेंट है। 23 का एग्ज़ाम आपको दिखा रहा है कि आपको पूरा का पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। अब हल्का फिल्का शिफ्ट नहीं लेना है, पूरी की पूरी नाव को ही बदलना पड़ेगा, अलग नाव में बैठ के आपको सेलिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं पहुंच रहे, ठीक है। बस आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी कि हाँ अधिक कोई जेन्युइन लोग पहुँच रहे हैं, तो उसमें आपका एक नाम हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी जेन्युइन तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, सही मेंटरशिप लिए थे, सही तरह के रास्ते को ऑप्ट किए थे, तो उन्होंने चीज़ें बना ली, ठीक है। तो बेस्ट कंटेंट करके कुछ नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। एनएफ कंटेंट करके भी कुछ नहीं होता है। आपको चीज़ें पढ़नी है, सेल्फ एनालिसिस करना है, समझना है, ठीक है। ये काम आप या तो खुद भी कर सकते हैं, या तो प्रॉपर एक मेंटरशिप समझ सकते हैं, ठीक है। मेंटरशिप मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप 6 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं कि DPSP क्या है, प्रीएम्बल क्या है, वो आप पढ़ सकते हैं, आप सभी यहाँ पे ग्रेजुएट हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, आपको कोई 21 के बाद पढ़ा कैसे सकता है? पढ़ाना मतलब बहुत बेवकूफ़ों का काम है, मतलब कहाँ से 21 साल के बाद कोई कैसे क्या पढ़ा लेगा आपको? आप तो खुद ही पढ़ सकते हैं। और आप सोचिए, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई, आपको लिंकेज बैठाना नहीं आया, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले आपको, आपके लिए वो फ़ायदेमंद है? वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो नेक्स्ट बैच में वही पढ़ा लेगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। आपको कोई पढ़ा रहा है तो आपको ये समझना है ना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो रही है, मेरी थोड़ा ना हो रही है ना। तो ये बात आपको क्लियर करनी है कि आपको खुद बैठ के चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ, आपको कोई बता दे कि आपको ये रास्ता ऐसे चलना है, ये रास्ता इतना है, यहाँ पे इतना ही रुकना है, यहाँ पे इतना पे जाकर रुकना है, तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चल रहा है कि आपको रुकना कहाँ है। बहुत ज़्यादा ये ऑप्शन नहीं होता है कि आपको पढ़ना कितना है, कहीं कहीं भी ये ऑप्शन होता है कि आपको ये पता चल जाए कि रुकना कहाँ पर है, नहीं तो अब पता चला कुछ ज़्यादा ही चले गए आगे, वो जरूरत ही नहीं थी उतना जाने की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अभी बेस्ट कंटेंट और एनफ कंटेंट के पीछे हमें नहीं भागना है। अब देखिए, इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद यदि 2024 के लिए अभी आप सभी ऑब्वियसली बातें प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल करना भी चाहिए यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आपको आगे तैयारी करनी है ना। तो कोई भी चीज़ डरने के लिए नहीं होती है। देखिए, 22, 18, 19 पेपर हर बार डिफिकल्ट आते हैं, कभी थोड़ा सा चैलेंजिंग आ गया, जिसका ये मतलब नहीं कि यूपीएससी नहीं चाहती कि आप अंदर आएँ। इस बार भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, अभी भी लोग मेंस निकालेंगे, फिर फाइनल सिलेक्शन लोगों का होगा। तो देखिए, प्रोसेस तो चल रहा है, लोग तो हैं, अब लोग हैं इसका मतलब लोग तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उनका हो रहा है, पेपर कुछ भी आ जाए। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपको 360 डिग्री बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करना आना चाहिए प्रीवियस ईयर का, क्योंकि थीम्स रिपीट होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, थीम्स रिपीट होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि यूपीएससी बिल्कुल क्रूअल हो जाए कि वो थीम्स रिपीट नहीं करा रही है, ऐसे फिर आप
तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, आपके पास कोई सोर्स नहीं होगा पढ़ने का, है ना। तो जो थीम्स हैं उन्हें पकड़ के चलना है, केवल उन थीम्स से सवाल नहीं आ जाएगा, बट हाँ थीम्स और उनके ऑप्शंस को आपको थोड़ा सा अच्छे से इन डेप्थ देखना पड़ेगा, थोड़ा गूगल वगैरह करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये अच्छे से सेटिंग का काम है, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ब्रेन स्टॉर्मिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई आपको पढ़ा के एग्ज़ाम पास नहीं करा सकता। अब ये चीज़ एकदम ध्यान से समझ लीजिए, आपको यदि सेल्फ मेंटरिंग आप कर रहे हैं खुद की, बहुत अच्छी बात है, आपको गाइडेंस खुद से आप निकाल ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, या तो आप खुद से निकाल लीजिए, नहीं तो गाइडेंस आप ले लीजिए, लेकिन सिर्फ गाइडेंस और मेंटरशिप के बेसिस पे ही पढ़ाई करिए, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। कोई आपको मटेरियल दे दे, आप सोचो बस उस पर बेस होकर आप पढ़ाई कर लो, नहीं। कोई आपको पढ़ा दे 6 घंटा 8 घंटा मैराथन के नाम पर, आप सोचो उससे तैयारी हो जाएगी, नहीं। तो कोई वीडियो कोर्स, मैराथन, जुगाड़, कॉमन सेंस, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। पेपर हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर आके एनालिसिस दिया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी थे, ठीक है, कि मैंने तो केवल कॉमन सेंस से 80 क्वेश्चन लगा दिए। तो आप देख रहे हो, मतलब ईमानदारी नाम की कुछ चीज़ है नहीं। अब कॉमन सेंस से 80 क्वेश्चन कैसे कोई बना देगा 100 में? पेपर आप देख रहे हैं कैसा है ना। यहाँ पे 20 क्वेश्चन बनाना बहुत चैलेंजिंग है कॉमन सेंस से, तो 80 क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो ये सब देखिए फर्जीवाड़ा चलता रहेगा, है ना। आपको बिल्कुल सिंपल सी बात समझनी है कि गाइडेंस, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बताता है कि भाई मेंटरशिप मतलब क्या है। वो जीपीएस की तरह है ना। जैसे जीपीएस होता है ना, आपको रास्ता बताता है, आप जीपीएस बता रहा है फिर भी गलत चल रहे हैं, तो आप जीपीएस को थोड़ा ना दोष देंगे, है ना। मेंटरशिप का काम क्या होता है? आपको बताना कि ये चीज़ यहाँ तक पढ़ लो, इसकी डेप्थ ये है, इसकी ये है, तो उससे आपका रास्ता आसान हो जाएगा। बट आपको कोई ये कह रहा है कि नहीं तुम कुछ मत करो, हम पे बेस हो जाओ, हम बताएंगे ये मटेरियल है, हमारी लेक्चर देख लो, ये कर लो, बस उससे हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट पे एक ओवर रिलायंस होती है लोगों की, बहुत मॉक टेस्ट लगा लीजिए, 100 पेपर लगाने से होता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स पे तो हमको 95 पेपर मैंने लगाए थे। देखिए पहले तो टॉपर स्टॉक देखना बंद कर दीजिए। जितने लोगों को लग रहा है कि 24-25 में सेलेक्ट होना है, ये टॉपर स्टॉक देखना एकदम बंद कर दीजिए। आपको खुद बैठ के चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये दूसरों की स्ट्रैटेजी लेके मत काम करिए, ये कुछ नहीं काम आती है, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट एक सर्टन लेवल पे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप पेपर में पहले घंटे में कितने क्वेश्चन बनाएंगे, अगले दूसरे घंटे में कैसे बनाएंगे, ठीक है, आप ओएमआर कैसे भर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी वैल्यू है। थोड़ा बहुत आप नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्री पेपर बनाती है वो बहुत ज़्यादा अलग है उन पेपरों से जो यूपीएससी बनाती है, ठीक है। अब बशर्ते आपको कोई मेंटरशिप करके ऐसे क्वेश्चंस बना के दे दे जो आपके पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड हो या पीवाईक्यू जैसे हों, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अलग बात है। ऐसा कुछ आपको दिखे तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। और हमने जो अपना प्रोग्राम बनाया है, हमने इसी चीज़ को फोकस में लिया है कि जो पीवाईक्यू हैं, जो प्रीलिम्स में पेपर आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, यूपीएससी जैसे सोचती है सेंटेंस फ्रेमिंग को, हम उसको कैसे ऑप्ट करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि आप उन मॉक टेस्ट से, भले वो नंबर में ज़्यादा ना हो, बट वो क्वालिटी बहुत जरूरी है। नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 100 पेपर लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं। आप 15-20 बनाइए, लेकिन 15-20 सॉलिड हो, तो वो 20 क्वेश्चन है या 20 पेपर है और 20 पेपर में 100 क्वेश्चन, तो वो 2000 क्वेश्चन थोड़े आपको पता चलेंगे कि हाँ ये कुछ वेट है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखिए, और अगली बात इंपॉर्टेंट है कि कोर नॉलेज एक इंपॉर्टेंट होती है, कि आप जो रीडिंग कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, जो आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ आपकी पेरिफेरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं सोच सकते जो आप पढ़ के जा रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, उसके आगे पीछे का आपको पता होना चाहिए। पेरिफेरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एलिमिनेशन नहीं करवाएगा, लेकिन आपका नॉलेज बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा, थोड़ा सा वाइडन करेगा। आपको समझ में आएगा कि आप 2 ऑप्शन को पढ़ के समझ पा रहे थे, तो हो सकता हो थोड़ा सा पेरिफेरल नॉलेज आपकी अच्छी है तो आप 2 ऑप्शन और समझ पा रहे हैं। हो सकता हो आपसे ऑप्शन नहीं बन रहे बट आप समझ पा रहे हैं, वही आपके चांसेस बढ़ा देगा कम से कम 50% कि हाँ आप पहले एकदम छोड़ रहे थे क्वेश्चन, अभी फिर भी चांसेस हैं आप बना सकते हैं। पहली रीडिंग में नहीं तो दूसरी तीसरी रीडिंग में क्वेश्चन बन जाएगा। तो कोर नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपको पेरिफेरल नॉलेज पे भी थोड़ा काम करना है। सीसेट का पेपर आपने देख ही लिया कैसा है, तो स्टार्टिंग से ही सीसेट पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना है। आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे वो क्वांट के हो गए, चाहे रीजनिंग के, चाहे इंग्लिश पे, उस पर काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीएस का कट ऑफ क्लियर कर लिया सामने है आपके, लेकिन वो सीसेट में फंस गए। आप सोच रहे हो आप सीसेट में यदि आप फंस जाओ तो फिर उससे ज़्यादा बिल्कुल आपके लिए डिस्टर्बिंग नहीं हो सकता। मतलब आप खुद को देख नहीं पाओगे, फेस नहीं कर पाओगे कि आप सीसेट में फेल कर गए, है ना। जबकि सीसेट बहुत अच्छे लेवल के इस बार पूछ लिया गया है, तो मान के चलिए कि अगली बार भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। अब इन सारी बातों को समअप करके यदि हम एस में क्या कर सकते हैं आपके लिए, हमने क्या किया, हमने कैसे इन चीज़ों को समझा है, क्या चीज़ें चल रही हैं जिनसे काम नहीं हुआ बच्चों का, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए और आप लोग के सामने लानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए यदि कोई आगे बढ़ के चीज़ें नहीं बताएगा कि सच क्या है, कि चीज़ें जो है ना पूरा फर्जीवाड़ा फैल रखा है, कि सोर्स ट्रेसिंग करी जा रही है, मैराथन क्लासेस हो रहे हैं, वीडियो क्लासेस हो रही हैं, है ना, 3600 घंटे की क्लासेस हो रही हैं। आप समझ रहे हो 36 आवर्स आप केवल किसी को सुन रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप पैसे लर्निंग करके आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लोगे, नहीं होगा। आपको कोई जब तक नहीं बोल रहा है ना कि 8 घंटा 6 घंटा इस तरीके से पढ़ो, वो काम नहीं बनने वाला, ठीक है। तो हमने इस बार ये चीज़ें थोड़ी सोची समझी, इसलिए हमने टाइम लगाया और हम एक प्लान लेके आपके सामने है, एक प्रोग्राम हमने बनाया और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, ठीक है। इसको सीएमपी प्रोग्राम हम कहते हैं, कि हम कैसे आपकी प्रिपरेशन को यूपीएससी की डिमांड के अलॉन्ग अलाइन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हमें यूपीएससी की डिमांड के अलॉन्ग अलाइन करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा सबसे बेस्ट मटेरियल है, ये क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, ना हमारा मटेरियल सबसे बेस्ट है, ना हमारा XYZ सबसे बेस्ट है।
हाँ, किस चीज़ में हम बेस्ट हैं? हम मेंटरिंग में बेस्ट हैं। हम सबसे अच्छे तरीके से आपको बताएंगे आपको रास्ता कैसे पार करना है, आपको चीज़ें करनी कैसे। हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट वर्क नाम की चीज़ तब एग्जिस्ट करती है यदि आप 8 घंटा सीटिंग लगा रहे हैं। आप 8 घंटा 10 घंटे सीटिंग ही नहीं लगा रहे हैं, आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं स्मार्ट वर्क। कोई स्मार्ट वर्क काम नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। स्मार्ट वर्क होता है कि नंबर ऑफ रिसोर्स जो है उनको उतना ही पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, कितना रिवीजन लगाना है, रिवीजन में भी एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, ठीक है। फॉरगेटिंग कर्व होता है कि हर चौथे दिन 5वें दिन भूल जाते हैं, तो एक रिवीजन प्लान बना के देना। यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, अपना सिलेबस ही रिवाइज नहीं कर पाते, एंड तक उनको लगता है कि मेरा कुछ तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो पेपर देखिए, पेपर पर आपका कंट्रोल नहीं है, पेपर कैसा आएगा, बट आप एक कॉम्प्रहेंसिव तरीका एक मेंटरिंग के थ्रू, चाहे वो अब वो सेल्फ भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये नहीं कि आप इस प्रोग्राम को लेके ही चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप उस चीज़ में वीक है, आप सेल्फ नहीं कर पा रहे, आपको टाइम बचाना है अपना, तो यहाँ पे एक मेंटरिंग जो होती है ना, एक स्ट्रॉन्ग मेंटरिंग, वो आपको हेल्प करती है उस रास्ते को बहुत होलिस्टिक तरीके से क्लियर करने में, समझने में, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम है 16 जून से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा समझिए ये पाथ ब्रेकिंग है, ये चीज़ें अभी तक मार्केट में नहीं है। क्यों? क्योंकि बात ये है ना, हम वो चीज़ ऑफर ही नहीं कर रहे हैं जो सब बेच रहे हैं। सबको ये है कि भाई हम कोर्स बेच दें, हम वीडियो लेक्चर बेच दें, ठीक है, हम मैराथन दे दें, आप बस बैठ के आप कुछ मत करो, हमें आपसे मेहनत नहीं करानी है, ठीक है। हम इस प्लान को लाएँ इसलिए कि हमें सिर्फ आपसे मेहनत करानी है। ये बात बिल्कुल गार्ड बांध लीजिए आपने। अब यहाँ पे ये सोच के बिल्कुल भी मत आइएगा यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी, नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम पूरा प्रोग्राम जो बनाए उसका नाम ही है कॉम्प्रहेंसिव। पहली बात तो पूरा कॉम्प्रहेंसिव है, प्रीलिम्स मेंस अप टू मेंस 2024 तक पूरा प्लान है ये, ठीक है। मेंटरशिप क्यों रखा गया? क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ पे क्लेम कर रहे हैं, वो है मेंटरिंग। हम आपका रास्ता आसान करेंगे, हम आपको बताएंगे, लेकिन क्या मेहनत आपको नहीं करनी? आपको बहुत मेहनत करनी है, हमको मेहनत कराने आए हैं, हमें मेहनत करानी है। हम बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे न्यूज़पेपर पर कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे उसको समझना है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये जो इस बार इतनी चीज़ें हुई हैं उसको प्रीवियस ईयर से कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। हम कैसे अपनी जो पॉसिबिलिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, कन्फर्मिटी किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन प्रिपरेशन हमें जब करनी होती है ना, हम यही सोचते हैं कि हम एटलीस्ट सही रास्ते पे तो चल रहे हो। आप समझिए, आप यदि केरला जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई बता दिया कि भाई तुझे जाना तो जम्मू कश्मीर था, तू केरला क्यों आ गया, तो आप समझ रहे हैं इसके हाल क्या होंगे। उसने पूरा रास्ता तय कर लिया केरला तक का, और उसे कोई एंड में बता दे 100 किलोमीटर पहले कि तुझे जम्मू जाना था, अब उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। उस बच्चे की क्या गलती है ना। तो आपने 4 कोर्सेज में अलाइन कर दिया खुद को, आप अपना टाइम बर्बाद करके आ गए, वो मत करिए। आप बिल्कुल ये बात बांध के रखिए कि पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आपको कोई सही रास्ता दिखाने हैं वाला मिल जाए, बहुत अच्छा है। आप खुद वो काम कर सकते हैं तो आप खुद भी करिए, ठीक है। हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं हम एक बार बता देते हैं। देखिए, प्रीलिम्स मेंस में जो कॉम्प्रहेंसिव नोट्स हैं वो हम हर जो प्रीलिम्स मेंस के सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए आपको देंगे, ठीक है। सी सेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखिए, मटेरियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सी सेट में आप क्या मटेरियल लोगे, ठीक है। सी सेट केवल प्रैक्टिस है, डाउट क्लियरेंस है, और जो आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ठीक है, वो अलग से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप अभी देख लीजिएगा। स्टडी मटेरियल आपका दोनों लैंग्वेजेस में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज को भी बैरियर नहीं हो सकती यूपीएससी में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लोग भी सिलेक्ट होते हैं और हिंदी मीडियम में अभी इस बार सिलेक्शन जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद है लोग यदि आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तरीके से, तो हिंदी मीडियम से भी बहुत अच्छे सिलेक्शन होंगे, ठीक है। सेपरेट नोट्स आपके जीएस मेंस 1-4 के रहेंगे, जो 1-4 GS1 GS2 GS3 GS4, ठीक है, जो आपके अलग अदर देन प्रीलिम्स सिलेबस है उसके नोट्स आपको अलग से रहेंगे, ठीक है। मेंटरशिप बेस्ड गाइडेंस है ना, यहाँ पे मेंटरिंग की जाएगी, बताया जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स हम देंगे, सब कुछ देंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम आपको वीडियो दे रहे हैं, हम ये सब नहीं कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी चल रहा है, इससे कुछ नहीं हुआ लोगों का, ठीक है। प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें 20 टेस्ट हम आपको ऑफर करेंगे विद पूरा वो स्पैन होगा, ठीक है। वो आपको पूरा मेंटरिंग में बताया जाएगा, वो थ्रू आउट द टाइम है, मतलब वो जो पूरा स्पैन है आपका अप टू आपका जो पूरा मेंस है, ठीक है, 2024 का मेंस, वहाँ तक का पूरा प्लान है ये, ठीक है। FLT मेंस 2 FLT पर GS पेपर है, 4 GS है, मतलब हर पेपर के 2-2 FLT हैं, जिसमें 8 पेपर हो गए टोटल। इसमें आपको बाइलिंगुअल मॉडल आंसर मिलेगा, उसमें आंसर राइटिंग का पूरा प्रॉपर फीडबैक हैगा, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसे का मटेरियल, टेस्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। ऑल्दो प्रोग्राम के पूरे दौरान आपको ऐसे के बारे में गाइडेंस जरूर दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा, हो सकेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस भी ले लिए जाएंगे, बट ऐसा कुछ हम कमिट नहीं कर रहे हैं, ये कुछ प्लान के अंदर इंक्लूड नहीं है। ऐसे के लिए जब बात होगी तो आगे की बात है, अभी उसमें हम नहीं आते हैं, ठीक है। इन डेप्थ पीवाईक्यू एनालिसिस होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से बताया जाएगा कि पीवाईक्यू को कैसे समझना है, ठीक है। अब क्या ये चीज़ बिल्कुल घोल के पिलाई जाएगी? नहीं, इसमें भी बताया जाएगा, अच्छे से करवाया जाएगा। अब उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आपको उतरना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल यहाँ पे रिलाय करके मत आइए, है ना, ये हम पहले से क्लियर कर रहे हैं। क्या बिल्कुल हाथ में हाथ धर के बैठ जाइए कि क्या हम ये ज्वाइन कर ले तो मेरा सब कुछ हो जाएगा? नहीं, ये ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मेहनत तरीके से करनी ये पता चल जाएगा, ठीक है। आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस पूरे टाइम एक हैंड होल्डिंग मिलती रहेगी कि हाँ आपको कोई आपके डाउट क्लियर कर रहा है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा है, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बता रहा है, आपको कैसे एनालिसिस करना है ना। आपको
आप डाउट पूछ रहे हो तो आपको तुरंत 1 घंटे में 1.5 घंटे में कोई जवाब मिल जा रहा है। आप वो चीज़ आप खुद से कर रहे हो, आपको 4 दिन लग रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई बता रहा है। तो ये चीज़ें हमने बहुत सोची समझी तब ये प्लान बनाया है। नहीं तो हम यूपीएससी का प्लान पहले भी ला सकते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये फ़ीस है जो कि बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी गई है और ये पूरा प्लान मेंस 2024 तक का है। तो एक बहुत लंबा प्लान है। इस पूरे दौरान आप पूरे एक मेंटरिंग सेशन में रहेंगे, एक मेंटरिंग प्लान में रहेंगे, ठीक है। एक बहुत होलिस्टिक प्लान है। इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आपको ये आना चाहिए, पेमेंट करते समय ये स्कैन करेंगे तो आपको ये नाम आना चाहिए। इसके बेसिस पे आप एडमिशन ले लीजिए। ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, होलिस्टिक है। और इस प्लान को लाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो यही है कि जो डिमांड अब चेंज हुई है उसको बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने रखना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हम कमिटमेंट सिर्फ इस बात की ले रहे हैं कि हम आपको मेंटरिंग बहुत बेस्ट टू बेस्ट देंगे। हम आपको बताएंगे कि चीज़ें कैसे करनी है, आपको कहाँ पे रुकना है। सिर्फ चलते ही नहीं रहना है, कहाँ रुकना है, किस तरीके से आपको चीज़ें अलाइन करनी है, न्यूज़पेपर का क्या रोल है, मेंस और प्री को कैसे इंटीग्रेट करना है, जीएस के 4 पेपर की नॉलेज को प्रिलिम्स में कैसे यूज़ करना है। और जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, जो यूपीएससी के लिए कहा जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस चीज़ को आपको कैसे कम से कम अपने लेवल पर उसको पॉसिबल बनाना है कि हाँ, जैसे लोग इस बार भी सिलेक्ट हुए हैं वैसे अगले साल भी होंगे। इससे क्या समझ में आता है कि लोग तो देखिए सिलेक्ट होंगे। आप ला के यहाँ पे यूपीएससी को सुनाते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उनको मालूम है वो सेलेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से करिए। हमने ये जो प्लान बनाया है इसको अच्छे से देखिए, 2023 में क्या चीज़ें हुई हैं इसको समझिए, ठीक है। और यदि आप अभी से भी लगेंगे तो आपके पास अभी बहुत प्रॉपर टाइम है, आराम से आप 2024 के लिए पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्लान था उसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और इसके जो भी डाउट है आप यहाँ पे नंबरों पर बात करके चीज़ें कन्फर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।